आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है? भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है, यानी कौन सा देश के संविधान से? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कनाडा के संविधान से सुदृढ़ संघीय प्रणाली ली गई है। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो किस सदन में अध्यक्ष का उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा का। जी हाँ साथियों, राज्यसभा के अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, नागरिकों और विदेशियों को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, विधिक का अधिकार जो है नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार निम्न में से कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिस्मार्क जो था जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार था। वही अगर बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। वहीं अगर बात करें आज का 7 नंबर प्रश्न का, तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का जो क्रम है निम्न में से सही कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और डेनिश जो है ये सही क्रम है। पहले कौन है? पुर्तगाली, फिर डच, उसके बाद ब्रिटिश और उसके बाद डेनिश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुआ था? तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी। और कब, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फिर सोच क्या रहे हैं? वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुँचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सिलेक्टेड प्रश्न, गेस किया हुआ प्रश्न बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। तो इस वीडियो को अपने उन भाइयों और बहनों के साथ भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन लाइक और चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है निम्न में से क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जरूर याद होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है यानी मृतकों का टीला। तो ऐसे भी आपको देखने को मिल सकते हैं आंसर, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है? लोथल भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में स्थित है लोथल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संघवाद किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा से लिया गया है भारतीय संघवाद। बात करें आज का 13 नंबर प्रश्न का, तो 13 नंबर में है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संसद के दोनों
सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। तो यह आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? इनमें से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार का प्रावधान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या ए और बी दोनों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष। भारत। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या जो है कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 543 लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। और अधिकतम कितना है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो उपभोक्ताओं को होना चाहिए, उपभोक्ताओं को निम्न में से क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए में अधिकार का ज्ञान होना चाहिए, जी हाँ ये भी सही है। बी में कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही है। सी में दायित्व का ज्ञान होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी हैं। अगले प्रश्न की ओर। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो उपभोक्ताओं का शोषण का मुख्य कारण क्या है? उपभोक्ताओं का शोषण का जो मुख्य कारण है निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ, मिलावट, भ्रामक प्रचार, माप तौल में कमी जो है उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य कारण है। तो ये आप याद रखिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था जो है निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सेबी। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आप याद रखें। बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान जो है निम्न में से कौन सा नगर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी पटना में स्थित है संजय गांधी जैविक उद्यान। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 23 नंबर में नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? नेपाल के साथ भारत के कौन से राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य का नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो माना दर्रा उत्तराखंड को किस से जोड़ता है? माना दर्रा जो है उत्तराखंड को निम्न में से किस से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तिब्बत से जोड़ता है माना दर्रा उत्तराखंड को। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी के अन्य नाम कौन से हैं? तो केप कोमोरिन। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पर्यटन विकास विभाग के द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है। वहीं अगर बात करें आज का 27 नंबर प्रश्न का, तो किस राज्य के सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार सरकार के द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो ई पंचायत पुरस्कार
2023 किस राज्य के पंचायत को मिला है? ई पंचायत पुरस्कार 2023 किस राज्य के पंचायत को मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड के राज्य का। और उस पंचायत का नाम क्या है? तो कपिलो झारखंड के पंचायत का नाम है, उसे ई पंचायत पुरस्कार 2023 मिला है। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत कहां से हुई है? हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत कहां से हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी राजगीर और गया से हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की गई है। तो साथियों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो बिहार के कितने शख्सियत को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिहार के कितने शख्सियत को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 3 शख्सियत को, यानी बिहार के 3 शख्सियत को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 में। तो ये आप याद रखें। बात करें आज का 31 नंबर प्रश्न का, तो एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है एक उत्तल लेंस में। बात करें आज का 32 नंबर प्रश्न का, तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोयला जो है बिना ज्वाला के जलने वाला पदार्थ है। वहीं अगर बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 6.6 ताजे दूध का पीएच मान होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। जी हाँ, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 तथा जल स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। बात करें आज का 36 नंबर प्रश्न का, तो निबंध शब्द है, निबंध शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है निबंध। वहीं अगर बात करें 37 नंबर प्रश्न का, तो करेला शब्द है, करेला शब्द जो है निम्न में से क्या है? तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देशज शब्द है करेला शब्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 38 नंबर प्रश्न का, तो 2 कौड़ी का आदमी मुहावरे का अर्थ है, 2 कौड़ी का आदमी मुहावरे का जो सही अर्थ होगा निम्न में से क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कम हैसियत वाला व्यक्ति 2 कौड़ी का आदमी मुहावरे का सही अर्थ होता है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 39 नंबर प्रश्न का, तो जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द निम्न में से क्या है? जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए निम्न में से एक शब्द होगा, निम्न में से क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर। जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? चंद्रशेखर। बात करें 40 नंबर प्रश्न का, तो विवाद शब्द का विलोम क्या होता है? विवाद शब्द का जो विलोम होता है निम्न में से क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्विवाद होता है विवाद शब्द का विलोम। तो साथियों, आज के क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही कर पाए हैं, कितने प्रश्न का आंसर आपको पहले से याद था? कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, सिलेक्टेड प्रश्न, गेस किया हुआ क्वेश्चन आपको यहाँ बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में PDF
प्राप्त करें और इस वीडियो को अपने उन भाइयों और बहनों के साथ भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।